आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशन सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस सीरीज में हम आपकी मुलाकात बहुत सारे नौजवान साथियों से कराते हैं और ऐसे साथियों से खास तौर से जो अपने करियर में कामयाब हैं और बहुत ही कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद इमरान साहब, जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में जजान यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग में लेक्चरर हैं। आपका ताल्लुक तावली गांव से है, जो कि जिला मुजफ्फरनगर में है। आपने एमएससी केमिस्ट्री जामिया मिल्लिया इस्लामिया से किया और एम टेक नैनो टेक्नोलॉजी में वो भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से किया। इमरान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, खुशामदीद टू आवर प्रोग्राम मोटिवेशन सीरीज। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस सीरीज। इमरान साहब, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं कि आपका जो तालीमी सफर रहा वो कहाँ कहाँ से, चूंकि आपका ताल्लुक गांव से है, तावली गांव से। तावली गांव जो है वो मुजफ्फरनगर जिले में है और मुजफ्फरनगर के बहुत करीब है, 7-8 किलोमीटर है मुजफ्फरनगर से। तो किस तरह से आपकी तालीम रही, प्राइमरी और फिर सीनियर और फिर हायर एजुकेशन? जी सर। तो सर, जैसे मेरा ताल्लुक गांव से है, गांव तावली से, तो मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तावली में ही हुई है। हमारा एक स्कूल था, प्राइवेट था वैसे तो वो, और एक मंदिर, जैन मियो का मंदिर था, उसमें ही विद्या मंदिर स्कूल के नाम से बिल्डिंग थी। वहां से हमारी जो एजुकेशन प्राइमरी की स्टार्ट हुई। तो मुझे याद है कि मैं काफी छोटा था जब मेरा एडमिशन हुआ, क्योंकि मेरे घर वाले बोलते थे कि भाई इसको पढ़ने का बहुत शौक था, तो ये जल्दी ही बैठ गया था स्कूल में। तो मुझे याद है कि मैं, चूंकि हमारे जो बैकग्राउंड था घर वालों का, वो एक किसान फार्मर की फैमिली से है पूरा। तो जो बड़े भाई थे मेरे, वो 12th क्लास उन्होंने किया हुआ था। शायद जब तो उन्होंने ना किया हो, बाद में किया हो, तो मेरा उन्होंने एडमिशन करा दिया स्कूल में, विद्या मंदिर स्कूल में। हमारे स्कूल में 2 टीचर हुआ करते थे पूरे स्कूल में। 8th क्लास तक था वो, फर्स्ट से प्राइमरी नर्सरी ए से लेकर के 8th क्लास तक। तो वहाँ पे 2 टीचर हुआ करते थे। और बच्चे कितने थे? बच्चे सर काफी बच्चे थे। जैसा मुझे याद है, जो मेरी 8th क्लास थी, हम लोग तकरीबन 35 स्टूडेंट थे। तो इसी तरीके से क्लास, ये तो बड़ी क्लास थी, यहाँ तक तो आते आते काफी स्टूडेंट कम हो जाते थे, लेकिन मुझे याद है कि स्कूल काफी भरा हुआ दिखाई पड़ता था, काफी बड़ा स्कूल था। और प्राइमरी से लेकर के पहली क्लास से लेकर 8वीं तक का स्कूल था? जी जी, प्राइमरी से लेकर के 2 टीचर, नर्सरी ए और नर्सरी बी से लेकर के 8th क्लास तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 300-400 बच्चे तो होंगे, कम से कम 400 बच्चे। काफी बच्चे थे और काफी अच्छा स्कूल था हमारा। और इसको जो रन करते थे हमारे शोरम के थे मास्टर सुरेंद्र सिंह जी। मास्टर सुरेंद्र सिंह। अच्छा। सुरेंद्र, हाँ, हम इनको बड़े मास्टर जी के नाम से बुलाते थे। हाँ। और उन्हीं के गांव से थे, उनको बुलाते थे छोटे मास्टर जी। ये बड़े हेड प्रिंसिपल थे, वो छोटे मास्टर जी थे। अच्छा। वो छोटी क्लास देखते थे और ये बड़ी क्लास देखते थे। और बीच में कभी कभी उन्हीं के गांव से, मेरा तो उनसे सिर्फ हार्डली 1 क्लास मैंने उनसे पढ़ी है, वो थे बूढ़े मास्टर जी। उनको हम बूढ़े मास्टर जी बोलते थे। अच्छा। तो बड़े मास्टर जी, छोटे मास्टर जी और बड़े मास्टर जी। अच्छा। तो सर, अब ये अपना जो नर्सरी ए से स्टार्ट हुआ, मैं बहुत छोटा था, तो मेरे बैग में कुछ भी नहीं हुआ करता था। मैं स्कूल चला गया था, लेकिन बैग मेरा खाली रहता था। और तो ऐसे हमारी स्टडी स्टार्ट हुई। और अपना जो ये होता था ना, बोरी बोरी ले जा करके हम लोग बैठते थे, नीचे नीचे ही बैठते थे जमीन पर। कोई डेस्क हाँ, वो मेरे ख्याल से उस वक्त में जो बोरी या कट्टा ले जाया करते थे, उस पर बैठ गए अपना बोरी कट्टा। उसी में किताबें भी लपेट के ले जाते थे। जी जी, एक झोला हुआ करता था, उसी में किताबें लपेटी और एक बैग, एक अलग से बोरी लिया, उसी को ले जा करके अपना पढ़ाई शुरू कर दी। ये आपने बहुत पुरानी याद दिला दी। हालांकि आप तो नौजवान हैं बिल्कुल एकदम से, लेकिन ये चीज तो हमने अपने प्राइमरी स्कूल में की है। फिर हम घर से तो नहीं ले जाया करते थे, लेकिन घर से तो हम बस्ता ले जाते थे, लेकिन चटाई जो थी या टाट जो थी, वो स्कूल के स्टोर में से हम निकाल के लाते थे, फिर उसको नीचे बिछाया करते थे, फिर उस पर बैठ जाया करते थे। ये हम लोग करते थे। ये मैं बात बता रहा हूँ 19 यानी अर्ली लेट 60s की बात कर रहा हूँ मैं, लेट 60s की। आप तो बहुत नौजवान हैं। इस वक्त भी ऐसे ही गाँव में माहौल है, आज भी बहुत सारे स्कूलों में ऐसा ही है। अर्ली 90s में हो सकता है मेरी नर्सरी की जो एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन हुई हो, तो ये अर्ली 90s की बात है। उस वक्त तक भी ऐसा ही था। तावली जैसे बड़े गांव में एक स्कूल था पूरे गांव में,
और काफी बच्चे उनके पास हुआ करते थे। तो मगर वो जो शिक्षक थे ना, जो आपने बताया कि बड़े मास्टर जी और छोटे मास्टर जी और बूढ़े मास्टर जी, वो बड़े डेडिकेटेड रहे होंगे। बहुत डेडिकेटेड थे सर, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 400 बच्चों को 2 मास्टर जो है वो खाली हैंडल करते थे, और हर एक क्लास को, पहली क्लास से लेकर, नर्सरी से लेकर के क्लास 8वीं तक 400 बच्चों को सिर्फ 2 मास्टर पढ़ा रहे हैं, हर क्लास को पढ़ा रहे हैं। तो बड़ा डेडिकेशन रहा होगा उनमें। बहुत डेडिकेशन था सर उनका। और जो बड़े मास्टर जी थे हमारे, जो बड़ी क्लास हुआ करती थी 6th 7th 8th क्लास तक को, वो यानी जो सेकंड हाफ होता था आफ्टर लंच, यानी सब प्राइमरी बच्चों की जो छुट्टियां कर देते थे, इवन की छोटे मास्टर जी भी चले जाया करते थे, भाई आप चले जाओ, और वो बड़ी क्लास को लेकर के एक्स्ट्रा टाइम दिया करते थे सर, 4 बजे तक। सर्दियों में अगर आप समझ लीजिए कि 4 बजे तक जो है वो, या गर्मियों में इवन काफी टाइम दिया करते थे सेकंड हाफ में भी। तो वो हमें, हमारी जो इंग्लिश हुआ करती थी उस पर काफी जोर दिया करते थे। हमारे स्कूल की खास बात ये थी सर कि उसमें इंग्लिश पे काफी जोर दिया जाता था। और हम लोगों को, जैसे मैंने कि और भी इंटरव्यू सुने हैं, तो हमारा ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे जो बड़े सर थे, बड़े टीचर थे, वो हमें काफी अच्छी इंग्लिश उन्होंने हमें सिखाई थी, राइटिंग करना, और उनका जो एक्सप्लेनेशन था और जो पढ़ना था वो सर उन्होंने काफी अच्छे से सिखाया था। उनकी ग्रामर भी बहुत अच्छी होगी, जो पुराने जो अंग्रेजी के टीचर रहे हैं उनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती थी। बिल्कुल सर। और ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छा होता था उनका। ट्रांसलेशन भी बहुत जबरदस्त था सर। और मेरे एक किस्सा याद आ गया इनका इंग्लिश को लेकर के। जब मैं, एक्चुअली मैं अब कंप्लीट करूंगा, लेकिन मेरे चूंकि किस्सा एक याद आ गया। नहीं, किस्सा सुनाओ, बिल्कुल किस्सा जरूर सुनाओ। मैं मेरा 9th क्लास में, मेरी 9th से 12th असारा गांव में हुई है, मुस्लिम इंटर कॉलेज में। अच्छा। तो मैं अपनी फूफी के यहाँ रहता था। तो 9th क्लास में जब मेरा एडमिशन हुआ, तो मेरी फूफी की लड़की दिल्ली रहा करती थी, उनका जो हस्बैंड थे वो दिल्ली पुलिस में थे। तो मैं असारा से पहली बार दिल्ली में ट्रेन से बैठ करके दिल्ली पहुंचा। तो वहां पे आप ही के गांव के मास्टर जी, मास्टर मेहरबान नहीं, एक और मास्टर जी हुआ करते थे, तो वो काफी सख्त थे और उनकी इंग्लिश भी काफी अच्छी थी। अच्छा। वो सीमापुरी में रहते थे, उनका इंतकाल हो गया। अच्छा अच्छा। वहाँ एक तो मास्टर मेहरबान रहते हैं, एक मास्टर रोजुद्दीन रहते हैं सीमापुरी में। मास्टर रोजुद्दीन साहब। अच्छा। तो वो हमारे, इनके जो मेरी फूफी की लड़की थी उनके घर पे आए, सिस्टर के घर पे आए। तो उन्होंने मुझे देखा, भाई ये बच्चा कौन है, तो पूछा कि ये 9th क्लास में असारा में पढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना, आपकी कोई इंग्लिश की किताब होगी। जो वहाँ बच्चे थे, मेरी फूफी के लड़की के जो बच्चे थे, उनकी इंग्लिश की बुक मंगाई उन्होंने, और कहा कि आप ये मुझे पढ़ के सुनाओ। तो सर मेरा तो जो, चूंकि 8th क्लास तक काफी अच्छा मैं पढ़ता था, और मैं काफी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता था। जैसे कहीं पे निकलना होता था तो मैं चीजें पढ़ा करता था रोड पे, कुछ बोर्ड साइंस लगे होते थे उनको मैं पढ़ता था। और काफी हार्ड जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे मैं उनको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करता था, और एक काफी प्रैक्टिस सी मैं करता था। तो मैंने सर को पढ़ना शुरू किया, और उनको एक्सप्लेनेशन में विद हिंदी, जैसे अपना स्कूल में गांव में करते थे, दिस इज ए कैट, ये है एक बिल्ली है, ऐसे करके मैं उनको बताना शुरू किया। एक सेंटेंस पढ़ा और साथ में उसका जो है वो ट्रांसलेशन, तर्जुमा कर दिया। और तो मास्टर मैंने काफी देर तक काफी सेंटेंसेस पढ़े। तो मास्टर रोजुद्दीन बोले कि बस बस शाबाश बेटा, आप जो है ना पास हो गए, मेरे एग्जाम में पास हो गए, और आपकी माशाल्लाह इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो। तो सर ये हमारा 8th क्लास तक हमारी इंग्लिश तो काफी अच्छी रही। नहीं, वो ये सब जाहिर सी बात है, आपके जो टीचर थे वो बड़ा डेडिकेटेड, उनका ये रोल है कि उन्होंने इतनी आपकी फाउंडेशन मजबूत कर दी। आपकी ग्रामर बहुत अच्छी रही होगी, आपका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा रहा होगा, और आप शायद लिखते भी अच्छा, खूबसूरत लिखते होंगे आप। नहीं सर, राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बी ऑनेस्ट। अच्छा। क्योंकि मुझे राइटिंग में, तो राइटिंग पे आपके हाथ पे डंडे नहीं पड़े? डंडे नहीं पड़े सर, डंडे नहीं पड़े। क्योंकि सर जो सर सबक दिया करते थे वो मैं याद करके सुना देता था, बहुत अच्छे से सुना देता था। राइटिंग में ये है कि चल जाता था। नहीं, हमने भी 6ठी क्लास से अंग्रेजी पढ़ना शुरू की थी, और हैंड राइटिंग पे हमारे जो उस्ताद थे वो हमें बहुत जोर दिया करते थे, बहुत ही जोर देते थे हैंड राइटिंग पर। और अगर जरा सा भी गलत होता, क्योंकि उनकी खुद की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, हमारे गांव के थे, हमारे खानदान में सी मास्टर नवाबुल हसन साहब, वो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो जब लिखते थे तो बहुत ही खूबसूरत लिखते थे अंग्रेजी, और हमें वो नक्शे बना के देते थे और कहते थे बिल्कुल ऐसे ही लिखो। तो जैसा वो लिखते थे हम फिर वैसा ही लिखते थे। अगर कहीं भी गलती हो गई ना, इधर उधर अगर हो गया, तो फिर हाथ पे जरूर फिटा होता था उनके पास स्केल,
स्केल से वो जो है हल्का हल्का मारते थे, ज्यादा जोर से नहीं मारते थे, लेकिन बहुत ध्यान दिया करते थे हैंड राइटिंग के ऊपर। इसका रीजन सर यही रहा होगा क्योंकि उनका राइटिंग पे उतना ध्यान नहीं था, बस पढ़ने पे और आपके जो आप ट्रांसलेशन पे, ग्रामर पे, इस तरीके पे उनका बहुत फोकस था। और हमने इंग्लिश का कभी ट्यूशन नहीं लिया, कभी भी हमें इंग्लिश के ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये इंग्लिश अच्छे हमारी टीचर्स का काफी ये बड़ा वो रहता है कि उनके जो शिष्य होते हैं उनको ट्यूशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि टीचर ही कहता है कि ट्यूशन की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। जी जी जी, बेसिक फाउंडेशन हमारा इंग्लिश का बहुत अच्छा था। हाँ और मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो मेरा मैथमेटिक्स का जो हमारी प्राइमरी की जो जो 5th क्लास तक जो हमारा मैथमेटिक्स था, तो जो छोटे मास्टर जी थे वो काफी अच्छे से हमें पढ़ाई करते थे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो ये मेरा काफी अच्छा था। इसकी घर पे प्रैक्टिस भी होती थी, क्योंकि हमारे जो गन्ने होते थे, गन्ने की पर्चियां जो होती थी, उनका हिसाब किताब मेरे फादर मुझे बोलते थे कि आओ भाई इमरान इधर आओ, ये हिसाब लगाओ, इसका कितना रुपया हुआ, ये हाँ, रेट वो है भी एक और इतना लर्निंग का वजन है। सोर्स, वो भी एक लर्निंग का सोर्स है कि आपको हिसाब जी जी किताब दे देगा, आप सही से हिसाब लगाओ, पर्ची जी कितने क्विंटल की आई, कितने किस हिसाब से आया और कितने का बना, ये जी, जरा हिसाब लगाओ। ये कितना बहुत अच्छी वजन था, प्रैक्टिस होती है। क्या रेट था और कितना टोटल अमाउंट हो गया, तो ये हाँ, मेरे फादर मुझसे कराया एटलीस्ट करते थे। मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये तो आ ही जाता है उससे। जी जी जी, वो तो पढ़े लिखे शायद नहीं थे, कोई उनकी एजुकेशन हिंदी में नहीं थी, कारी साहब थे वो। और लेकिन उनका मैथमेटिक्स मजबूत था, वो अपना जानते थे और कैलकुलेशन टेबल्स भी करना। आपको बहुत याद कराई होंगी, 20, 22, ये 25 टेबल्स, तक। टेबल्स मेरे काफी याद थी, 30 तक ऐसे याद थी, काफी याद थी मेरे टेबल्स। हाँ और सर एक छोटा सा हल्का सा कंपटीशन हुआ करता था हमारी क्लास में, मुझे याद है फर्स्ट क्लास का सीन, कि हमारे जो छोटे सर थे वो हमें कुछ सवाल दिया करते थे और बोलते थे कि इसका जो आंसर सबसे पहले देगा वो क्लास का नंबर 1 होगा स्टूडेंट। अच्छा। तो हम 2-4 स्टूडेंट ऐसे थे जो फट से जैसे ही सवाल आया उसको फटाफट सोल्व किया और सर को ले जा करके दे दिया। तो हाँ सर इससे एक तो घर पे प्रैक्टिस होती थी, घर वाले बोलते थे कभी कभी कि यार तुमने गलत कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो फिर मैं अपने आप पे एक थोड़ा सा चैलेंज सा करने लग गया, मैं फिर ये करने लगता था कि ये मैंने कर दिया हिसाब, अब इसमें आप गलत नहीं निकाल सकते। हाँ हालांकि 1-2 बार गलत हो सकता हो, हुआ हो, लेकिन मैं अपने आप से ये कहने लगा था कि भाई गलती नहीं करनी है, एक बार सोल्व करना है, गलती नहीं करनी है। तो सर इससे काफी अच्छा मेरा मैथमेटिक्स अभी भी, इवन जो मेरी जोड़ घटा गुना भाग है वो मैं बिल्कुल, कोई भी मुझे नंबर दे दो मैं फटाक से उसका आंसर दे देता हूँ। हम्म। लेकिन उसके बाद सर ये हुआ कि हमारी एजुकेशन चलती गई, बट साइंस और जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स थे वो उतना अच्छा वहाँ पे नहीं हो पाए। खैर, तो इस तरीके से हमने जो अपनी 8वीं क्लास तक मैंने अपने गांव में एजुकेशन पूरी की। उसके बाद में घर वालों को तो ये तो था ही कि भाई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है और इसके मार्क्स, ग्रेड्स भी अच्छे हैं, और तो इसका एडमिशन किसी ऐसी जगह कराया जाए जहाँ पे ये इस खेती वेती से अलग होकर के और अपनी पढ़ाई कर सके। तो बस एक ही ऑप्शन था असारा का। असारा में हमारी दो रिश्तेदारी थी, मामा वहीं के हैं, फूफी वहीं की है। तो मैं अपनी फूफी के साइड में जा करके रहा। और ये सलमान साहब थे, उनके लड़के गयूर है और मुस्तकीम है, उनके घर पे मैं रहा। गयूर भाई जो है वो भी पढ़ते थे, बड़ौद में पढ़ते थे, उनका भी मुझे काफी, उन्होंने मुझे काफी एनकरेज किया, काफी हेल्प की और जी काफी जी। मोटिवेट किया पढ़ाई के लिए। तो मेरी पढ़ाई तो होती गई 12th वहां आपने पे। असारा से किया। 12th सारे से किया। और जो मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे हाई स्कूल तक, वो इस्लाम सर थे। फिजिक्स के शमशाद सर थे। और इंग्लिश मुझे हाई स्कूल और 12th तक वो मासूम अली सर ने पढ़ाई। अच्छा। तो वहां भी इंग्लिश का अच्छा सा पैकेज हमको हाँ, मिल जो गया। बाद में प्रिंसिपल बने स्कूल के। तो बाद में प्रिंसिपल बने और उनका तो एक यूनिक स्टाइल था पढ़ाने का। एक चैप्टर हुआ करता 12th में, ला बेले डैम सेंस मर्सी। अच्छा हाँ, ये वो एक पोएम डैम, है, पोएम है, बहुत प्यारी सी पोएम है वो। जॉन कीट्स की पोएम है वो। जॉन कीट्स की। तो सर बोले उसका ये इंग्लिश में पढ़ करके, ला बेले डैम सेंस मर्सी, ला बर्दगु सानी कर दूं। अच्छा। उसके बाद बोल के बिल्कुल सीरियस हो गए। अब बहुत सारे बच्चे तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है, लेकिन हम लोग समझ गए कि सर मजाक कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनके साथ काफी फनी तरीके तो से वो भी हमने इंग्लिश। पोएम आपको पूरी ट्रांसलेट करके पढ़ाई होगी उन्होंने। सर तो पूरी पूरी सर भी ऐसे ही पढ़ाते थे, पूरा एक एक लाइन, फिर उसका मतलब हाँ अच्छे से बहुत बढ़िया से बैठ करके अपना, उनका स्टाइल था चेयर लगा करके बैठ गए और अपना वो एक एक लाइन पढ़ करके उसका एक्सप्लेनेशन कर करके बताते थे। हाँ तो इस तरीके से मेरी इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ। अब चूंकि साइंस का थोड़ा सा बैकग्राउंड
नहीं मिला 8वीं क्लास से, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी आई फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। और सर सही बात तो यह है, जो एक ड्रॉबैक जो मैं फील करता हूँ आज भी, कि एक तो स्कूल टीचर नो डाउट अच्छे थे काफी, लेकिन फिर भी जैसे बैकग्राउंड कम होता है, गांव से होते हैं हम लोग, और या किसी स्कूल से होते हैं जहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर टाइम नहीं मिला, तो एक ट्यूशन की कमी मैं आज भी फील करता हूँ कि अगर प्रॉपर टाइम पे मैं ट्यूशन लिया होता तो मैं शायद बहुत अच्छा कर और सकता शायद था। पॉलिशिंग हो जाती जो शायद नहीं हो पाई। पॉलिशिंग, बिल्कुल बिल्कुल पॉलिशिंग हो हाँ। जाती। खैर, अब ये हुआ सर कि 10th क्लास में हम लोग, अब उस टाइम भी ये हुआ करता था कि भाई बच्चे पास हो जाए बस किसी तरीके से। तो मेरे गांव से, गांव तावली से, हम लोग असारा में, मेरे क्लास के 8th क्लास के हम 6 स्टूडेंट गए थे, जिनमें से हम 6 में से सिर्फ 2 पास हुए, बाकी 4 हमारे क्लासमेट वो सक्सेस नहीं कर पाए 10th हाई क्लास में। स्कूल में या इंटर में? हाई स्कूल में, हाई स्कूल अच्छा, में। हाई स्कूल में। और फिर इंटर में? इंटर में सर हम 2 ही रह गए थे। फिर इंटर में से भी मैं ही पास हुआ उस साल, फिर मेरा जो साथी था वो भी तावली तो से, इंटर वो भी करने के बाद फिर वही। आप जामिया आ गए? इंटर करने के बाद सर मैं फिर मेरा एक थोड़ा सा ध्यान इसकी तरफ आ गया था, कंपटीशन की तरफ आ गया था, क्योंकि हाई स्कूल पास कर ली, 12th पास कर ली, और इंग्लिश मेरी काफी अच्छी थी, मैं खुद से करता था, तो मेरा कंपटीशन की तरफ रुझान था। तो मैंने सीपीएमटी का टेस्ट दिया सर, अपीयरेंस में दिया, या शायद अपीयरेंस में मैंने टेस्ट दिया। अच्छा। तो सर मेरे आउट ऑफ 200 मेरे 104 मार्क्स आए, 104 मार्क्स मैंने सिक्योर किए। उस टाइम पे केजीएमसी मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ ने कंडक्ट कराया था। तो सर मेरे 104 मार्क्स आए, शायद क्वालिफाई मार्क्स थे। और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी आया, पोस्ट से एक कोरियर आया मेरे को कि यू आर कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर क्वालिफाइड दिस सीपीएमटी एग्जाम। ओके। लेकिन सर कोई गाइडेंस, कोई घर की तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई बताने वाला था कि क्या करना है, तो मैंने काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया। बस यहाँ ये समझ लिया कि एमबीबीएस तो नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं और अच्छे से कोचिंग करूंगा, हाँ, वो एक प्रिपरेशन करूंगा। काउंसलिंग की कमी रही, वो कोई जी एडवाइस जी नहीं कर सका आपको कोई कि क्या जी करना जी जी चाहिए। वो एक जी गांव में जी अक्सर अक्सर होता है गांव के बच्चों के साथ में कि उनको कोई प्रॉपर एडवाइस नहीं दे पाता है। वो एक बहुत बड़ी कमी है जिस कमी को हम लोगों को पूरा करना चाहिए अब। जी जी बिल्कुल। इसी इसी सिलसिले को लेकर के मैंने फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में बीएससी में ट्राई किया, जेएनयू में ट्राई किया, और शायद एएमयू में भी ट्राई किया, क्योंकि मेरा कंपटीशन का मुझे पता चल गया था, इतना पता चल गया था कि भाई कुछ करना है अब, तो आपको इंग्लिश में एग्जाम देने होंगे, आपको प्रिपरेशन करनी होगी। तो मैंने सीपीएमटी का टेस्ट दिया, मुझे काफी उससे अच्छा, मेरे को अपने खुद को एक एनकरेजमेंट मिला। और चूंकि असारा मेरे साथी बन गए थे, वो भी साजिद और वाजिद एहतिशाम हाजी के लड़के थे, ये दोनों मेरे दोस्त थे अच्छे। उमरदीन जो टीटी थे उनके पोते, अ, तो उनका भी काफी मुझे सपोर्ट मिला, और वो भी मेरे साथ कंपटीशन की तैयारी करते थे। हम्म। तो सर फिर इस, जामिया से आपने जो है वो एमएससी कर लिया, एमएससी केमिस्ट्री आपने किया है, फिर एमटेक आपने नैनो टेक्नोलॉजी में किया। एमएससी जी केमिस्ट्री करने के बाद आपने एमटेक करने का कैसे सोचा, वो भी नैनो टेक्नोलॉजी में? सर जैसे मैंने एमएससी केमिस्ट्री किया, तो अब ये हुआ था कि उस टाइम जो है, ये अपना जो पीएचडी में एडमिशन हुआ करता था, वो एंट्रेंस टेस्ट नहीं था उस टाइम। बस ये हुआ करता था कि आप टीचर से बात कर लो, और आपका जो है ना कि ये पीएचडी में कहीं पे एडमिशन हो जाएगा, आप सर से बात कर लीजिए, तो आपका ये जो ना टेस्ट वगैरह कुछ भी होता होगा, उसके थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और इस तो सर जो मेरा एमएससी फाइनल ईयर में जो मेरा प्रोजेक्ट था, वो नैनो टेक्नोलॉजी पे था। मुझे एक नैनो अच्छा। टेक्नोलॉजी का टॉपिक दिया, तो मुझे इससे नैनो टेक्नोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन सा मुझे मिला, और उसकी एप्लीकेशन मैंने देखी, उसके यूनिक जो प्रॉपर्टीज थी नैनो मटेरियल्स की, वो काफी यूनिक थी, काफी इंटरेस्टिंग थी। और उसका जो एप्लीकेशन का ये था कि काफी बूम एक फ्यूचर में होने वाला है इसका। जी। और तो इसी को लेकर के मैं सर काफी एक्साइटेड था कि मैं नैनो टेक्नोलॉजी में कुछ करूं। उसी साल जब मैं एमएससी फाइनल ईयर में था, तो उसी साल जामिया मिलिया में नैनो टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ फिजिक्स हाँ डिपार्टमेंट हाँ। में। जी जी जी। और जैसे ही मैंने एमएससी किया, एक बैच वहां से फर्स्ट ईयर उनका हो चुका था, तो हम्म। मैंने सर सोचा कि मैं पीएचडी ना करके, एक मेरे सर थे, मैंने उनको कहा कि सर मैं आपके अंडर पीएचडी करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी कर लो, क्योंकि ओके। उनका जो फील्ड था सर का,
वो भी नैनो टेक्नोलॉजी ही था। वो आईआईटी दिल्ली से पीएचडी थे। वहां आपको एक प्रॉपर उन्होंने कहा एडवाइस मिली सही से कुछ, जी जी जी, आपको एडवाइस किया? उन्होंने कहा कि अगर आप अभी पीएचडी ना करो, आप एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी कर लो। अगर आप एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी करते हैं तो मैं आपका एडमिशन सिक्योर कर लूंगा और मैं आपको 2-2.5 साल में ही पीएचडी करा दूंगा नैनो में। मैंने कहा सर ठीक है। अब सर मैंने एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी शुरू किया, उसमें काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी नॉलेज मुझे मिली उसमें, और मेरी जो एक साइंस की जो एक कमी थी वो मेरी पूरी होती चली गई। अब मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था कि मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स एमएससी केमिस्ट्री जामिया मिलिया से कर लिया, एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी में कर रहा हूँ। और इसका प्लस पॉइंट ये रहा कि मुझे जो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट था 6 मंथ का, वो मेरा एनबीएल में हुआ, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली, पूसा रोड शायद वहीं पे है ये। तो वहाँ पे मुझे 6 मंथ की ट्रेनिंग एनबीएल में मिली। एक गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, वहाँ पे काफ़ी सीनियर्स साइंटिस्ट थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनकी कोलैबोरेशन बाहर थे, जैसे जो मेरे सर थे, गाइड थे, उनका कोलैबोरेशन कोरिया में था। तो उन्होंने मुझे कोरिया के लिए मुझे मोटिवेट किया, और कोरिया में मैं पीएचडी के एडमिशन के लिए चला भी गया था। मैं सिर्फ 5 मंथ वहाँ पे रहा भी था। अच्छा। लेकिन वहाँ पे जी पीएचडी मेरी वहाँ कुछ रीजंस, कुछ ऐसे रीजंस आ गए थे। एक तो ऑनेस्टली ये हुआ था कि मैं एक एनपीएल की जो लैब से गया था, वो बायोसेंसर की लैब थी। मुझे वहाँ पे काफ़ी अच्छी टेक्निक्स और काफ़ी अच्छे इंस्ट्रूमेंट वगैरह मुझे सीखने को मिले। वहाँ पे हर एक केमिकल्स था। तो जो मेरी एक जो थर्स्ट थी कुछ करने की, वो मेरी वहाँ पे काफ़ी बढ़ चुकी थी। और जैसे ही सर मैं कोरिया गया, वो अनफॉर्चुनेटली कोरिया में यूनिवर्सिटी की रैंक उतनी अच्छी नहीं थी, और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुंचा मेरा मोरल पूरा डाउन हो गया, क्योंकि वहाँ पे लैब उतनी सेट नहीं थी, उतने रिसर्चर वहाँ पे नहीं थे, और उतना मैं एकदम मेरा मोरल डाउन हो गया, और मुझे फ्रस्ट्रेशन सी होने लगी वहाँ पे। और कुछ खाने पीने को लेकर के वहाँ पे हर खाने में दिक्कतें रही होंगी, बड़ी दिक्कतें आई हैं। कोरिया उसको है, लेकर के फिलीपीन है, ये सब कंट्रीज में तो खाने पीने का दिक्कत रहता है। खाने पीने की बहुत दिक्कत थी, और इसी खाने पीने को लेकर के प्रोफेसर के साथ थोड़ा सा ये हो गया था कि भाई ये बात नहीं सुनता है। वो वाइन ऑफर करते थे और मैं वाइन को इग्नोर, यानी कि मना ही करता था कि भाई मैं नहीं पी सकता ये। तो प्रोफेसर को ये लगता था कि भाई ये मना कर रहा है मेरी बात को। अब ये कोरियन, चाइनीज, जापानीज जो प्रोफेसर होते हैं, कल्चर होता है अपना, हर कल्चर है उनका कि प्रोफेसर को डिनाई नहीं करना आपको। उनका एक कल्चर है, प्रोफेसर को डिनाई नहीं करना। जी जी। इसी चीज को लेकर के एक थोड़ा सा ये हो गया था कि एक गैप हो गया था कम्युनिकेशन में, और टीचर का जो पहले इंटरेक्शन था, जो लव था, अफेक्शन था, वो नहीं रहा था। तो मैंने इस चीज को फील किया। मैंने फिर इसको डिसाइड किया कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं करता, और मैं तो ड्रॉप कर दिया आपने, और ड्रॉप करके आप वापस आ गए? जी जी। मैंने कहा कि इंडिया में काफी अच्छे इंस्टीट्यूट है, जामिया मिलिया इस्लामिया खुद है, और आईआईटीज है। मैं एमटेक मेरा हो चुका था, मैं डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठ सकता था विदाउट एनी एग्जाम, मैं पीएचडी कर सकता था। तो मैंने यही सोच करके मैंने कहा मैं इंडिया जा करके अपना तो फिर आप यहाँ जजान में कैसे पहुंचे? किस ईयर में आप जजान में आए? मैं 2010 सितंबर में इधर कोरिया चला गया था, और 2010 दिसंबर में वापस आ गया था, 25 दिसंबर को। जनवरी 2011 को जामिया जजान यूनिवर्सिटी डेलीगेशन गए हुए थे। मैं जामिया मिलिया में उस वक्त मौजूद था। तो जैसे मेरे फ्रेंड्स थे या जो सीनियर थे, उन्होंने कहा कि इमरान चलो यहाँ पे जुलेना में एक यूनिवर्सिटी आई हुई है सऊदी अरेबिया से, चलो वहां चल करके इंटरव्यू देते हैं। तो हमारे एक सीनियर थे फिजिक्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि इमरान तुम एक काम करो, केमिस्ट्री में तो काफी भीड़ भाड़ रहती है, साइंस में तुम एक काम करो, इंजीनियरिंग में एडमिशन अपना इंटरव्यू दे दो। अच्छा। तो सर मैं यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में मेरा चलिए, तो फाइनली आप जो है वो जजान यूनिवर्सिटी आ गए, और अब आप वहाँ 2012 से आप जजान में हैं? 2011 से सर, 2011 से। इमरान साहब, मैं ये चाहूंगा कि आप, चूंकि अभी वक्त हमारे पास बहुत कम है, आप जो है बच्चों को, जो खास से गांव के बच्चे, जिस तरीके से आपने स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, पढ़ा है आपने, एक कोई छोटा सा मैसेज, संदेश आप गांव के बच्चों को दें कि वो किस तरीके से मेहनत करें और किस तरीके से जो है वो अपनी जिंदगी में कामयाब हों। जी सर, मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, घर का बैकग्राउंड बिल्कुल फार्मिंग से था, खेती से था, और कोई गाइडेंस प्रॉपर इस चीज का, इस टाइप का नहीं था। लेकिन सर मैंने खुद से बहुत मेहनत की। मैंने बीएससी में 12th में मैंने बहुत मेहनत की। मैंने पूरी पूरी रात पढ़ पढ़ करके, जो एक मेरा कमी थी साइंस की या किसी चीज की, मैंने उसको पूरा किया। तो मेरा एक मैसेज यही है गांव के स्टूडेंट्स को और बाकी स्टूडेंट्स को भी, कि आप
हार्ड वर्क करें जी। और आप एक डिटरमाइन हो जाए कि मुझे कुछ करना है, एक टारगेट आप बना ले अपना और मुझे कुछ करना है, उसके लिए आप काफी मेहनत करें। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप ईमानदार रहे, आप अपने टीचर के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति और अपने खुद के प्रति आप ईमानदार रहे। ये बिल्कुल। मेरी एडवाइस है। और बाकी जो स्ट्रेटेजी है पढ़ाई की, उसको आप काफी अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाएं, टाइम मैनेज करें और टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करें। तो मेरी हाँ, नहीं एक नहीं, बहुत एडवाइस है अच्छी बात है, स्टूडेंट को। आपने बहुत अच्छी टिप्स आपने दी हैं। खासतौर से ये जो बात कही आपने कि बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ऑनेस्ट टू योर टीचर, ऑनेस्ट टू योर पेरेंट्स। ईमानदार रहें अपने लिए भी और अपने टीचर्स के लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी, अपने वालिदैन के लिए भी। और मेहनत करें और ये डिसाइड करें कि आपको जाना कहाँ है। यही सब है पॉइंट्स, यही सब की है सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए। अगर आपको कामयाब होना है तो मेहनत करनी है और सबकी, अपने बड़ों की इज्जत करनी है, अपने छोटों से प्यार करना है और अपने उस्तादों का, अपने टीचर्स का, अपने शिक्षकों का आदर करना है और एंड बी ऑनेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने वक्त निकाला। फिर कभी थैंक यू, एक और सिटिंग करेंगे आपके साथ, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सर, बाय। अच्छा दोस्तों, ये थे हमारे आज के मेहमान मोहम्मद इमरान साहब, जो कि जजान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग सऊदी अरेबिया में लेक्चरर हैं। आप एमएससी केमिस्ट्री और एमटेक इन नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत कामयाब, गांव से पढ़कर आए हैं, मेहनत की है। और आपने देखा कि उनके स्कूल का उन्होंने जो अपने जिक्र किया था कि ऐसा स्कूल जहां 400 बच्चे थे लेकिन सिर्फ 2 ही शिक्षक थे। वो शिक्षक कितने अच्छे रहे होंगे, कितने डेडिकेटेड रहे होंगे कि इतने सारे बच्चों को संभालना, उनको पढ़ाना, मेहनत कराना। लेकिन बच्चों ने भी मेहनत की और वो बच्चे पढ़ करके कहाँ पहुंच गए हैं। तो आप भी अगर गांव से ताल्लुक रखते हैं तो आप भी उसी तरीके से इमरान साहब की तरह से आप भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने मंत्र बताया कामयाबी का, वो है बी ऑनेस्ट। ईमानदार रहिए, मेहनत करिए, ईमानदार अपने आप से, अपने वालिदैन से, अपने माँ बाप से, अपने शिक्षकों से और अपनी पढ़ाई से, और मेहनत करते रहिए, जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे ये चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों, अपने मित्रों से जरूर कहें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम।